वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी जेड स्कीम के बारे में। इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं क्योंकि इसमें फोटोलाइसिस भी होता है वाटर का, जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में कंप्लीट होता है। साथ ही साथ इसमें दो फोटो सिस्टम यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अगर बात करें हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो इसमें जो प्रोसेस होता है वो दो मेन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें कि वाटर की लाइसिस होती है लाइट के द्वारा और वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस में टूट जाता है। जबकि दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है ATP और NADPH का सिंथेसिस। ये दो मेन प्रोसेस होते हैं। फिलहाल हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिससे कि ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें फोटो सिस्टम सेकेंड है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है। दो फोटो सिस्टम मेन कंपोनेंट हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जिसमें कि प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन और फेरेडॉक्सिन होंगे। इसके अलावा दो मेन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होंगे जिसमें कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होगा और साथ ही साथ ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये दो मेन कॉम्प्लेक्स होंगे। इस तरीके से ये इतने जो मेन कंपोनेंट्स हैं इनके द्वारा ही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैकेनिज्म। इसमें आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा कि ये फोटो सिस्टम सेकंड है और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। पहले हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन डोनर से स्टार्ट होता है, यानी जो प्रोसेस का इनिशिएशन वो इलेक्ट्रॉन डोनर से होता है और जो एंड होता है वो इलेक्ट्रॉन रिसीवर से होता है। तो इसके केस में जो फाइनली इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, वो होता है वाटर, यानी कि वाटर की लाइसिस होती है यानी हाइड्रोलाइसिस से O2 साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और यह प्रोसेस फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर में यानी P680 में कंप्लीट होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लाइट एनर्जी होती है यानी फोटॉन्स होते हैं वो रिसीव किए जाते हैं पिगमेंट कॉम्प्लेक्स के द्वारा यानी कि एंटीना कॉम्प्लेक्स के द्वारा, और वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ट्रांसमिट होते हुए P680 पर पहुंचते हैं, जहां पर वाटर के प्रेजेंस में वाटर की लाइसिस होती है और वाटर के लाइसिस से O2 मॉलिक्यूल साथ ही साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं। इसके अलावा इस वाटर मॉलिक्यूल से दो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी एक्साइटेड मोड में रिलीज होते हैं। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स P680 के द्वारा यानी रिएक्शन सेंटर के द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो फियोफाइटिन होता है। इसके एक्सेप्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं जो कि प्लास्टोक्विनोन होता है। ये फर्स्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से एक्टिवेट हो जाता है और या स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयंस को थाइलेकोइड के ल्यूमन में ट्रांसमिट करता है। इस प्रोसेस के द्वारा जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और वो यानी कि अनएक्साइटेड हो जाते हैं और वह फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा यानी कि प्लास्टोसाइनिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा फिर ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं और यह इलेक्ट्रॉन P680 यानी कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर होता है P700 में पहुंच जाता है। P700 में पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अनएक्साइटेड मोड में होता है। फिर यहाँ पर जो फोटो सिस्टम फर्स्ट के एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं वो फोटॉन्स को रिसीव करते हैं यानी लाइट एनर्जी को रिसीव करते हैं, साथ ही साथ वो ट्रांसमिट करते हुए P700 पर आते हैं जिसके द्वारा फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मोड में हो जाते हैं और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। फिर अगेन ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स दूसरे
मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा यानी कि फेरेडॉक्सिन के द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं, और या FNR कॉम्प्लेक्स यानी कि रिडक्टेज एंजाइम्स के द्वारा कॉम्प्लेक्स के द्वारा ये NADP पर पोर किए जाते हैं यानी छोड़े जाते हैं। यानी FNR के द्वारा यानी कि कॉम्प्लेक्स के द्वारा NADP हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड होकर के NADPH का फॉर्मेशन करता है। तो इस कंडीशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो NADPH हो जाता है। तो ये आपने देखा। इसके साथ ही हम आप बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के द्वारा वो ल्यूमन में छोड़े जाते हैं। इसके अलावा जब वाटर की लाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस होता है, उसके कंडीशन में भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी फ्री होते हैं। तो इस तरीके से जो ल्यूमन होता है थैलेकॉइड का, वहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि प्रोटॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई हो जाता है। इसके प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन के हाई होने से वहाँ पर एक प्रोसेस और होता है, उसको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी हमने बात की थी अभी, ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। तो ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स यहाँ प्रेजेंट होता है नियर अबाउट साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के होता है, लेकिन उसको हम शो करते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसलिए हम नीचे दिखा रहे हैं। फिलहाल एक चीज़ और देख लें कि इसका जो एक कंपोनेंट है यानी ADPH वो यहाँ प्रोड्यूस हो चुका, दूसरा कंपोनेंट होता है ATP। तो ATP का प्रोडक्शन ATP सिंथेज के द्वारा होता है। इसके साथ ही एक बाई प्रोडक्ट होता है जो कि ऑक्सीजन होता है। इसका डार्क रिएक्शन में आगे कोई परफॉर्मेंस नहीं, तो ये इन्वायरमेंट में फ्रीली प्लांट के द्वारा छोड़ दिया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं ATP के फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ATP सिंथेज होता है या एक्टिवेट हो जाता है। ATP सिंथेज के एक्टिवेट होने से या रोटेटरी कॉम्प्लेक्स होता है तो या रोटेटरी मोशन करता है, जिससे कि ये हाइड्रोजन आयन ल्यूमन से दोबारा फिर से स्ट्रोमा रीजन में छोड़ दिए जाते हैं। इसके साथ ही यह एक्टिवेट होने पर ADP मॉलिक्यूल को इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ बाइंड करके रिड्यूस करके ATP का फॉर्मेशन करता है, जो कि सेकंड प्रोडक्ट होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस का। इस तरीके से यहाँ पर दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ATP और साथ ही साथ आपने देखा था NADPH। ये मेन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आगे चल करके डार्क रिएक्शन के कंडीशन में ये C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल को परफॉर्म करते हैं, जिससे कि कार्बन फिक्सेशन होता है और हमारा फूड प्रोडक्ट यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। फिलहाल ये जो कंप्लीट प्रोसेस है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसेस का डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से ATP सिंथेज प्रेजेंट है और साथ ही साथ किस तरीके से वो NADP और ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आशा करेंगे यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।